कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकी फुटबॉल मैच देखते हैं जिसमें निकी नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ वीआईपी स्टैंड में आराम से बैठा है। मैच चल रहा है लेकिन निकी का ध्यान खेल से ज्यादा भीड़ पर है। वो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की अपनी सीट से उठकर जा रही है। तभी उसके दिमाग में एक शरारती विचार आता है। वो जेस के साथ एक छोटी सी शर्त लगाता है और कहता है कि देखते हैं कितने लोग उस लड़की को देखते हैं। पास बैठे आदमियों में से एक ली युवान कहता है कि वो भी शर्त में शामिल होना चाहता है और नेकी मान जाती है। सब मजाक में $10 की शर्त लगाते हैं और गिनती शुरू करते हैं। जब लड़की स्टैंड से जाती है तो आखिरी गिनती में पता चलता है कि 7 लोगों ने उसकी तरफ देखा था। इस शर्त में जेस ने सबसे करीबी संख्या का अनुमान लगाया था, इसलिए वो जीत गई। ली युवान बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पैसे दे देता है और फिर अगला राउंड शुरू करने का सुझाव देता है। जैसे ही सीटी बजती है, रेफरी फाउल का इशारा करता है और नतीजा निकलता है कि वो टीम जिस पर निकी ने दाव लगाया था वो जीत जाता है और पैसे अपनी जेब में रख लेता है। हारने के बाद भी लियान अधिक उत्साहित हो जाता है और कहता है कि चलो इस बार $5000 का दाव लगाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या खिलाड़ी गेंद पास करेगा या उसके साथ भागेगा। निकी $5000 का दाव लगाने में थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन अंततः सहमत हो जाती है। लियान का अनुमान है कि खिलाड़ी भागेगा और नेकी कहती है कि वो पास करेगा। जैसे ही सीटी बजती है, खिलाड़ी वास्तव में गेंद के साथ भागता है, जिसका मतलब है कि निकी अब $5000 हार जाती है। निकी फैसला करती है कि कोई बात नहीं, हम $5000 हार गए, चलो यहीं रुकते हैं और जेस को कॉफी पीने के लिए कहते हैं। वो जाना चाहता है लेकिन नेनिन जिद करता है। अब सवाल ये है कि क्या खिलाड़ी अगला पास सही से दे रहे या नहीं। निकी हाँ की भविष्यवाणी करता है लेकिन दूसरी टीम पास को रोक लेती है। निकी अब $15000 हार चुका है। पैसे निकालते समय निकी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो एक पल सोचता है और कहता है कि चलो इस बार $50000 की शर्त लगाते हैं। जैस ये सुनकर चौंक जाता है लेकिन निकी गुस्से में दिखता है। इस समय भाग्य उसके पक्ष में नहीं है। वो अगली शर्त फिर से हार जाता है और उसे अब $50000 और देने पड़ते हैं। जैस उसे तुरंत रुकने का आग्रह करता है लेकिन निकी का गुस्सा और अहंकार बिना सोचे समझे हावी हो जाता है। वो अगली शर्त $100,000 की लगाता है। लववान हंसता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं। निकी चुपचाप नकदी का एक पूरा बंडल मेज पर फेंक देता है। ये देखकर लोवान भी उत्साहित हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा है कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। जेस भी उसके व्यवहार से हैरान है, लेकिन अब खेल बहुत गंभीर चरण में पहुंच गया है। निकी कहती है, मेरे पास $10 लाख बचे हैं, चलो सब दांव पर लगा देते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। इस बार अंतिम फैसला ताज के पत्तों से होगा। चूंकि ली लगातार जीत रहा था, वो अब उत्साह से पागल हो रहा था। वो निकी को एटीएम मशीन की तरह देखने लगा था। लियान अपना पत्ता खींचता है, ये चिड़ी का 5 है। अब निकी को बस 5 से बड़ा पत्ता खींचना है। उसके जीतने की संभावना बहुत अधिक है। निकी एक पत्ता उठाती है और बड़े आत्मविश्वास से उसे पलटती है, लेकिन ये पान का 3 है। ये देखकर जेस तुरंत अपनी कुर्सी से गिर पड़ी। जब निकी ने खेल शुरू किया, उसका इरादा केवल $10 दांव पर लगाने का था, लेकिन अब वह $10 लाख से अधिक हार चुका था। इतनी शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। निकी रुकी और एक और दांव लगाया, इस बार $2 मिलियन का। अब विचार थोड़ा अलग था। निकी ने चुनौती दी कि लीन दूरबीन का उपयोग करके किसी भी खिलाड़ी को चुन सकता है, और यदि निकी ने खिलाड़ी की जर्सी नंबर का सही अनुमान लगाया तो जीत उसकी होगी। लीन थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने कहा, यह मन पड़ने जैसा है। ऐसा लगा जैसे निकी खुद को असफलता के लिए तैयार कर रही है। लियान को भी शक होने लगा कि निकी शायद धोखा कर रही है। उसका शक दूर करने के लिए निकी ने कहा, ठीक है, मैं इस बार अनुमान नहीं लगाऊंगी, जैस ऐसा करेगी। जैस ने गुस्से से निकी को देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसने कहा, इतने सारे लोगों के बीच क्या संभावना है, मैं ये कहकर सही जर्सी नंबर का अनुमान लगाऊंगी। उसने जाने की कोशिश की लेकिन लियान के सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया। फिर जैस ने दूरबीन ली और पूरे मैदान पर नजर दौड़ाई। उसे हर जगह जर्सी नंबर दिखाई दे रहे थे। वो ऐसा कैसे अंदाजा लगा सकती थी। तभी उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और उसे निकी की बात याद आ गई कि उसे वही नंबर चुनना चाहिए जो उसे अपना लगे। उसके दोस्त फरहाद ने जर्सी नंबर 55 पहना हुआ था। जैस समझ गई कि ये सब निकी की योजना का हिस्सा था। उसने नंबर 55 बताया और यही सही जवाब था। लियान दंग रह गया। जैस भी सोचने लगी कि निकी को कैसे पता था कि लीन वो नंबर चुनेगा, लेकिन उस पल तो कोई बात ही नहीं थी। वे पहले ही शर्त जीत चुके थे। दोनों ने $10 लाख का मुनाफा कमाया और सारा खोया हुआ पैसा वापस पा लिया। वे कार में पैसों से भरे 2 बड़े बैग लेकर स्टेडियम से निकल पड़े। निकी ने जेस को बताया कि सब कुछ उनकी योजना का हिस्सा था। वे लंबे समय से लियान पर नजर रखे हुए थे। लियान अपनी बुरी जुआ खेलने की आदतों के लिए हाई सोसाइटी में जाना जाता था। वो अपने सामने रखी किसी भी शर्त पर कूद पड़ता था।
लिवान के होटल के कमरे से बाहर निकलते ही निकी की टीम ने पूरी तैयारी कर ली थी। 55 नंबर उसके अवचेतन मन में बैठ गया था। सुरक्षा गार्ड के लेबल पिन पर 55 नंबर लिखा हुआ था। स्टेडियम जाने वाली सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड पर भी यही नंबर दिखाई देता था। उन्होंने उसे सिर्फ नंबर दिखाया ही नहीं बल्कि उसे सुनाया भी। मैच देखने आते समय लिवान की कार में एक गाना बज रहा था जिसमें 55 नंबर बार बार आ रहा था। गाने में वो नंबर 100 बार और 24 बार बोला गया था, जिससे लिवान का ध्यान बार बार उस ओर खिंच रहा था। उसे फरहाद की एक तस्वीर भी दिखाई गई थी जिससे उसकी दृश्य स्मृति विकसित हुई। इसलिए जब लिवान ने दूरबीन से देखा तो उसका मन स्वाभाविक रूप से 55 नंबर पर चला गया और फरहाद को देखते ही जेस ने 55 कह दिया। जेस को पहले से कुछ नहीं बताया गया था ताकि पूरे खेल के दौरान उसके हाव भाव स्वाभाविक रहें, इस तरह किसी को उस पर शक न हो। सब कुछ सुनने के बाद जेस मिकी से पूरी तरह प्रभावित हो गई। इसके बाद कहानी हमें कुछ दिन पहले ले जाती है। कुछ दिन पहले निकी एक कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी और जेस उसके बगल में था और एक आदमी उसके सिर पर बंदूक ताने हुए था। जेस उसके बगल में बैठा हुआ था जिससे वो हाल ही में मिला था। ये स्पष्ट था कि किसी ने निकी को फंसा लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उसने शांति से कहा, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, अगर तुम गोली मारना चाहते हो तो चला दो। बंदूक वाले आदमी ने निकी की प्रतिक्रिया देखी और जल्दी से समझ गया कि ये आदमी चालाक है, उनसे भी ज्यादा चालाक, और उसका अनुमान बिल्कुल सही था। निकी एक माहिर खानकार था जो बड़ी कुशलता से छोटी मोटी चोरियां करता था। जेस उसे भरलाकर उस कमरे में लाया था, लेकिन निकी ने उसमें एक प्राकृतिक प्रतिभा देखी। उस समय जेस को कुछ समझ नहीं आया। जब बंदूक वाला आदमी चला गया तो निकी ने जेस से कहा, तुम में एक प्रतिभा है, अगर तुम लोगों को बरगलाने की इस क्षमता को निखार लो तो तुम बहुत आराम से जीवन जी सकते हो। निकी ने कहा, यह हमारा पारिवारिक व्यवसाय है। मेरे पिता, उनके पिता, वे सभी ठग थे, खून के धोखेबाज थे। हर चाल हमारे लिए खेल है। बिना समय बर्बाद किए जेस ने कुछ पैसे निकाले और कहा, मैं आपसे सीखना चाहता हूं। निकी सहमत हो गई। बाहर जाते समय उसने जेस की एक अंगूठी चुरा ली और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। जब तक उसे पता चला उसकी घड़ी भी गायब हो चुकी थी। जब तक उसने घड़ी को अपने हैंडबैग में रखा था, निकी ने पहले ही अपना बटुआ ले लिया था। इन सभी चालों के बाद निकी ने कहा, हाथ की टाइमिंग और थोड़ी सी शैली की समझ, इस काम के लिए बस आपको इतना ही चाहिए। फिर निकी ने उसे अलविदा कहा और चली गई। कुछ महीनों के बाद जेस ने न्यू ऑर्लियंस में निकी को ढूंढा, जहां उन्होंने एक नई टीम का निर्माण शुरू किया था। उनकी मीटिंग वास्तव में एक परीक्षा थी। वो देखना चाहती थी कि जब वो लोगों का ध्यान भटका रही थी, उसकी साथी ने चुपके से एक पर्यटक का कैमरा लेंस चुरा लिया। फिर टीम का एक और सदस्य जानबूझकर एक आदमी से टकराया और जेस ने उसका बटुआ छीन लिया। जेस अब अपनी चोरी करने की शैली में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगी थी। चॉपस्टिक का इस्तेमाल करके उसने एक और महिला का बटुआ उसके बैग से निकाल लिया। सब कुछ इतनी आसानी से हुआ कि किसी को शक भी नहीं हुआ। निकी एक इमारत की छत से सब कुछ देख रही थी। उसने टीम से कहा कि जेस को अकेला छोड़ दें, अब भागने की बारी उसकी थी। जेस ने एक के बाद एक महंगी चीजें चुरानी शुरू कर दी और हर चोरी के साथ में निकी के मन में उसके लिए सम्मान बढ़ता गया। अब निकी ने उसे एक और बड़ा काम सौंपा, इस बार एक हाईटेक कंढाला। खास लेंस की मदद से वे दूसरे खिलाड़ियों के कार्ड देख सकते थे और उन्हें आसानी से हरा सकते थे। क्रेडिट कार्ड चुराने का भी एक सिस्टम था। चुराए गए क्रेडिट कार्ड को चुपके से टीम के किसी साथी को भेज दिया जाता था, जहां एक डिवाइस उसका डेटा कॉपी कर लेती थी और फिर कार्ड मालिक की जेब में वापस आ जाता था। जब तक किसी को कुछ समझ आता, उनका पूरा खाता खाली हो चुका था। एक और कंढाला फेक एटीएम मशीन का था। जब भी कोई पैसे निकालता था, एटीएम चुपके से उसका पिन सेव कर लेता था। बाद में फरहाद मशीन को हटाकर सारा डेटा चुरा लेता था। सभी चुराए गए क्रेडिट कार्ड को अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता था। उनसे महंगी विलासिता की वस्तुएं खरीदी जाती थीं और अंत में उनका डेटा काले बाजार में बेच दिया जाता था। एक दिन जेस ने एक खूबसूरत नेकलेस देखा और उसे पहन लिया, लेकिन निकी ने तुरंत उसे उतारने के लिए कहा। उसने सख्ती से समझाया कि सभी वस्तुओं को बेचना होगा, कुछ भी व्यक्तिगत रूप से नहीं रखना है। जेस पहली बार इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी देख रही थी। चोरी के सामान के पहाड़ के बीच खड़े होने का एहसास अरियल था। अगले दिन जेस और फरहाद एक अमीर इलाके से गुजर रहे थे। उनका काम अभिनय करना था। फरहाद अचानक बेहोश हो गया और जेस चिल्लाने लगी, प्लीज कोई हमारी मदद करो, प्लीज कोई हमारी मदद करो। ये एक व्याकुलता थी जिसका उपयोग टीम के बाकी सदस्य अपने आसपास के अमीर लोगों से चुराने के लिए करते थे। अगले दिन टीम के सभी सदस्य अपने अपने रास्ते जाने की तैयारी कर रहे थे। दस्तावेज नष्ट कर दिए गए और निकी ने सभी को आश्वासन दिया कि कुछ ही दिनों में उनके पैसे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन टीम के पुराने सदस्यों को पता था कि निकी के पास अभी एक आखिरी मिशन बाकी है। अगली सुबह निकी जेस को स्टेडियम के वीआईपी लाउंज में ले गया। उसने जेस के सामने एक पूरा प्रदर्शन करके दिखाया कि कैसे वे कुछ ही मिनटों में $10 लाख कमा सकते हैं।
अब तक जेस निकी से प्यार करने लगी थी। उसे लगा कि वो निकी की गर्लफ्रेंड है और इसलिए वो उसे ये सब दिखा रहा है। लेकिन निकी ने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए ग्रुप में शामिल किया था। जब सब कुछ खत्म हो गया था, निकी ने उसे $80,000 नकदी दी और आखिरकार अलविदा कह दिया। जेस ने आंखों में आंसू लिए उसे देखा। उसका दिल टूट गया था क्योंकि उसे निकी से प्यार हो गया था। साथ ही उसे यह भी लग रहा था कि $80,000 बहुत कम थे, क्योंकि निकी ने अभी-अभी $10 लाख कमाए थे। लेकिन निकी की दुनिया में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी।